तो हम पढ़ रहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? अब जैसे जब लगा फ्रीडम, उस सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ? घर चलाओगे पहले देखो तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है ना। हो सकता है कुछ अपने पे खर्च करो, कुछ मम्मी पापा को दो, कुछ फ्रेंड को दो, कुछ घूमने फिरने में खर्च होगा, कुछ परचेजिंग में खर्च होगा। तो उसी तरह से अगर कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स है तो उसका एनर्जी वो किस किस डायरेक्शन में अपना कंट्रीब्यूट करता है। जो अगर मॉलिक्यूल्स है और जो या एटम है, अगर वो घूम रहा है तो उसका एनर्जी किस किस डायरेक्शन में वो कंट्रीब्यूट करेगा, वही है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब उसका डायरेक्शन कितने वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि किसी मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी, किसी एन काइनेटिक एनर्जी, अब थोड़ा सा स्टेट ऑफ मैटर में आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल का क्या होगा, या 1 मोल का क्या होगा? स्टेट ऑफ मैटर में क्या पढ़े थे? 3/2 RT पढ़े थे ना। और एन मोल का क्या होगा? एन मोल का हो जाएगा 3/2 NIT होगा ना। अब मान लो हमने पूछा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स का क्या होगा। ये 1 मोल का इतना है, तो 1 मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? तो Na मॉलिक्यूल्स का इतना, तो ये Na मॉलिक्यूल्स का है, तो Na मॉलिक्यूल्स का 3/2 है, तो 1 मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा? अपॉन R अपॉन Na को क्या बोलते हैं? K। तो ये हो जाएगा 3/2 KT, जहां पर R इक्वल टू हो गया, सॉरी, R अपॉन Na इक्वल टू हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो R अपॉन Na इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये 1 मॉलिक्यूल्स के लिए हो गया। ये तो हमने तब बताया था जब वो एक डायरेक्शन में घूम रहा है, किसी एक डायरेक्शन में घूम रहा है। अब ये एनर्जी का कंट्रीब्यूशन, ये उसका एनर्जी हमने निकाला। अब उसका एनर्जी का जब वो ट्रेवल करेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन किस किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसमें लिखना डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन एनी डायरेक्शन, यहां पर हम कोई डायरेक्शन के बारे में बात नहीं किए थे, ठीक है। इन एनी डायरेक्शन, पहले इसको लिखो। काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल 3/2 RT, n मोल 3/2 NIT, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल 3/2 R अपॉन NAT, ठीक है। जब स्टेट ऑफ मैटर तो पढ़ाया जा रहा था तो यहां पर एक बात तुमसे और नहीं बताया जा रहा था कि ये जो एटम हम ले रहे हैं, किस टाइप के एटम हम ले रहे थे। ये मोनो एटॉमिक एटम के लिए है। दिस वन इज वैलिड फॉर मोनो एटॉमिक एटम या मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक, ये लिख लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ if kinetic energy of
if kinetic energy of monoatomic atom is 3/2 RT, 3/2 RT, that can be translated in three direction. That can be translated in three direction. Then find kinetic energy. Then find kinetic energy in one direction. Then find kinetic energy in one direction. Then find kinetic energy in one direction. और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. अब ये जो मैं स्टेटमेंट लिखवाया, या तो इक्वेशंस के टर्म में देखो या थ्योरेटिकल टर्म में देखो, इसी से मीनिंग समझ में आता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का बेसिक मीनिंग क्या होता है. तो हम बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मोनो एटॉमिक एटम के लिए क्या होगा, 3/2 RT. तो 3/2 RT काइनेटिक एनर्जी है. तो बताओ, अगर ये मोनो एटॉमिक एटम के लिए ये काइनेटिक एनर्जी है, तो वो एटम कितने डायरेक्शन में घूम रहा होगा, एक्स में, वाई में और जेड में. तो ये जो एनर्जी है वो कितने डायरेक्शन का है, ये तीनों डायरेक्शन का है. यानी ये एनर्जी, हम वहां स्टेट मैटर में बातें नहीं बोल रहे थे कि ये एक्स में कितना कंट्रीब्यूट किया, वाई में कितना किया और जेड में कितना किया. ये टोटल कंट्रीब्यूशन था उसका. तो हम वहां पर स्टेट मैटर में जो काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना है वो हम नहीं निकाल रहे थे. वो हम टोटल निकाल रहे थे कि एक्स में कितना है, वाई में कितना है और जेड में कितना है. लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है. मतलब एक्स में कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये तीन डायरेक्शन में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है. तो तीन डायरेक्शन में इसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या है, 3/2 RT है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलता है कि एक्स में बताओ, यानी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बताओ. तो एक डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 3/2 RT/3 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा. क्या आ जाएगा, ये RT/2 हो जाएगा, नहीं होगा. तो पहले इसको लिखो. तो तीन डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी इतना है, तो एक डायरेक्शन में इतना होगा. कैन UUH एक्सप्लेन अगेन, मतलब UUH क्या होता है. अच्छा, ऐसा लिखा है क्या? तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3/2 RT होता है तीन डायरेक्शन में. और एक डायरेक्शन में कितना हो गया, 3 से डिवाइड कर दिए तो हमारा आ गया RT/2.
अब बताओ मेरे को कि अगर ये 3/2 IT हो गया, अब हमें निकालना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब वो मान लो 5 डायरेक्शन में घूम रहा है, तो एक कॉमन टाइप का अगर हमें लिखना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन काइनेटिक एनर्जी in term of degree of freedom, तो ये जो आ गया, ये आ गया एक डायरेक्शन में एनर्जी का कंट्रीब्यूशन। अब हमें 5 डायरेक्शन में उसका होगा तो इंटू 5 कर देंगे, 4 डायरेक्शन में होगा तो 4 कर देंगे, 6 डायरेक्शन में होगा तो 6 कर देंगे। तो RT/2 इंटू F, ये तुम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े हुए फिजिक्स में, इसमें पढ़े थे ना, F/2 RT, सॉरी F/2 RT पढ़े थे ना ये डायरेक्ट। तो ये फॉर्मूला ऐसे आता है, तो पहले फिर से समझो इसको, यहां से समझो। काइनेटिक एनर्जी जो होता है मोनो एटॉमिक के लिए 3/2 RT होता है, ठीक है। इसी से डिग्री ऑफ फ्रीडम का मीनिंग निकल के आएगा। तो हम बोलेंगे कि अब ये जो एटम है वो 3 डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये तीनों डायरेक्शन का सम के बराबर है। किसी पर्टिकुलर के बारे में नहीं बोला गया कि एक्स में क्या होगा, वाई में क्या होगा, जेड में क्या होगा। हम ये भी मान के चल रहे हैं कि तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स में, वाई में और जेड में। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी निकाला गया है ये 3 डायरेक्शन का निकाला गया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी इतना है, एक्स में, वाई में और जेड में। मोनो एटॉमिक है तो हम उसमें कोई दूसरा नहीं लेंगे, केवल लीनियर मोशन ही लेंगे, एक्स में, वाई में और जेड में। यानी वो अगर चल रहा होगा तो कुछ एक्स में अपना एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, कुछ वाई में कर रहा होगा, कुछ जेड में कर रहा होगा, उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी इतना है। तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा, हम तीनों को इक्वल माने तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, 3 डायरेक्शन में 3/2 RT है। तो एक डायरेक्शन में क्या होगा, किसी एक डायरेक्शन में, तो एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, RT/3 से डिवाइड मार देंगे, ये हो जाएगा RT/2। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो हमारा आ गया, ये क्या आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया एक डायरेक्शन में, और यहां तीनों को हमने इक्वल माना है। तो दिस वन इज ए काइनेटिक एनर्जी इन वन डायरेक्शन, ठीक है। अब ये चीजें, अब हम इसको रिलेट कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से। अब मान लो कि यहां पर तुम्हें डाई एटॉमिक दे दिया जाए, ट्राई एटॉमिक दे दिया जाए, तो डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक में ऐसा होता है कि उसमें रोटेशनल मोशन भी होता है, अगर ज्यादा हीट दे दिया तो वाइब्रेशनल भी हो जाएगा। तो उसका मतलब यह हुआ कि जब एक डायरेक्शन में एनर्जी इतना है, तो जितना भी अगर हम डायरेक्शन निकालें तो उतने डायरेक्शन में उसका एनर्जी कितना होगा। एक डायरेक्शन में जब हमने निकाल लिया कि एक डायरेक्शन में एनर्जी इतना है, और वो मॉलिक्यूल्स अगर 5 डायरेक्शन में अपना एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 5 डायरेक्शन में टोटल एनर्जी कितना होगा। तो 5 डायरेक्शन में टोटल एनर्जी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लो वो अपना एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है 6 डायरेक्शन में, तो जब एक डायरेक्शन में इतना है तो 6 डायरेक्शन में कितना होगा, इंटू 6 हो जाएगा। यानी टोटल ही निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो तुम पढ़ते हो स्टेट ऑफ मैटर में, वो केवल मोनो एटॉमिक के लिए होता है, होता है मोनो एटॉमिक के लिए। लेकिन जब डाई एटॉमिक दे दिया जाए, ट्राई एटॉमिक दे दिया जाए, तो ये नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक में क्या खास बात है कि इसमें नहीं लग पाएगा, क्योंकि डाई एटॉमिक में लीनियर मोशन के साथ साथ उसमें रोटेशनल भी होता है। तो वहां पर जब तुम टोटल एनर्जी निकालने चलोगे तो लीनियर के साथ साथ रोटेशनल भी निकालना पड़ेगा, वहां रोटेशनल भी निकालना पड़ेगा। मोनो एटॉमिक में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें रोटेशनल नहीं लिखेंगे, केवल और केवल लीनियर ही लिखेंगे। लेकिन अगर डाई एटॉमिक दे दिया तो वहां रोटेशनल भी लिखेंगे। तो रोटेशनल में मान लो कि अगर ऐसा है कि मान लो कोई एक डाई एटॉमिक क्लोरीन ले लो, Cl2, ये क्लोरीन है यहाँ पे, और तुम फिजिक्स में पढ़ोगे या पढ़ोगे रोटेशन में कि इस एक्सिस के अराउंड उसका रोटेशनल मोशन क्या होगा, 0 होगा ना, आई ओमेगा वगैरह पढ़ते हैं ना। तो अब इसका वाई में होगा और जेड में होगा।
यानी इसमें तीन डायरेक्शन में जो है वो एक्स में, वाई में और जेड में लीनियर मोशन तो है, प्लस दो में क्या है, इसका रोटेशन है। तो ये रोटेशन का एनर्जी इसमें भी निकालना पड़ेगा ना। तीन तो लीनियर हुआ ही हुआ, प्लस दो रोटेशन हुआ, अब कितने डायरेक्शन में हो गया, 5। यानी 5 डायरेक्शन में उसका एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो एक डायरेक्शन में एनर्जी कितना है, IT/2, तो 5 डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 5/2 RT हो जाएगा। यानी उतने डायरेक्शन में हम एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये चीज हम मोनो एटॉमिक में नहीं, मोनो एटॉमिक में केवल अप्लाई कर रहे थे क्योंकि उसका 3 ही डायरेक्शन होता है। तो 3 डायरेक्शन होता है, तो बताओ क्या हो जाएगा, 3RT/2। वही हम बार बार बोल रहे थे कि 3/2 RT, 3RT/2 है, 3/2 RT। तो वहां पर लीनियर में मोनो में 3 केवल होता है, 3 ही डायरेक्शन होता है, एक्स, वाई और जेड, उसमें हम रोटेशन नहीं लेते हैं। इसी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आता है 3/2 RT आता है। लेकिन अगर डाई एटॉमिक लेंगे तो 3 तो लीनियर होगा और 2 उसका रोटेशन होगा। जिस एक्सिस के अराउंड होगा उसमें और रोटेशन नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर टोटल डायरेक्शन 5 हो गया। तो 5 डायरेक्शन में एनर्जी का टोटल सम कितना होगा, तो एक डायरेक्शन में RT/2 है, तो 5 डायरेक्शन में क्या होगा, 5 है। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसमें हम आगे बात कर लेते हैं। अगर मान लो डाई एटॉमिक है, तो डाई एटॉमिक ऑलवेज क्या होगा, लीनियर ही होगा। डाई एटॉमिक क्या होगा, लीनियर ही होगा ना। डाई एटॉमिक कहीं बेंट ओवर हो सकते हैं क्या, ऑलवेज क्या होंगे, लीनियर होंगे। तो उसमें 5 ही डायरेक्शन आएगा। तो यहां पर एफ के बदले तुम 5 पुट करोगे। एफ के बदले क्या पुट करोगे, अब एक कॉमन सा फॉर्मूला बना दिया हमने। जब एक डायरेक्शन के लिए आ गया तो 5 डायरेक्शन के लिए क्या होगा, 5/2 RT। 3 डायरेक्शन के लिए क्या होगा, 3/2 RT। एक काम ने निकाला और जितने डायरेक्शन में पूछेगा। तो अगर हम बात करें कि मोनो एटॉमिक के लिए, इसको मैं हटा रहा हूं, मोनो एटॉमिक के लिए, अगर मोनो एटॉमिक के लिए होगा, मोनो एटॉमिक के लिए, तो अगर ट्रांसलेशनल मोशन होगा तो कितना डायरेक्शन होगा, 3। रोटेशनल इसमें होगा नहीं, ठीक है। और वाइब्रेशनल हाई टेम्परेचर पे मेजर किया जाता है, इक्वेशन में मेंशन होता है हाई टेम्परेचर। तो यहां पर मोनो एटॉमिक के लिए 3 डायरेक्शन है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, 3/2 RT, जो कि हम स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ते आ रहे हैं। अगर हमें मॉलिक्यूल्स किसके लिए, डाई एटॉमिक के लिए। डाई एटॉमिक मतलब 2 एटम है, जैसे Cl2 है, O2 है, ठीक है। डाई एटॉमिक जितना लेना है ले सकता हूं। तो इसमें 3 ट्रांसलेशनल मोशन होगा और 2 रोटेशनल होगा, क्योंकि जिस एक्सिस पर रहेगा उसको हम काउंट नहीं करते। तो अगर एक्स पर रहेगा तो वाई और जेड काउंट नहीं करेंगे, और वाइब्रेशनल हाई टेम्परेचर पर मेंशन किया रहेगा तब हम लेंगे। तो इस केस में कितने डायरेक्शन हो गए, 5। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, 5/2 RT। होगा कि नहीं होगा। तो कुल मिला के डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्या निकालते हैं, एनर्जी, टोटल एनर्जी कितने डायरेक्शन में। अब यहां पे समझना, मान लो ट्राई एटॉमिक है, अब ट्राई एटॉमिक में 2 केस बनेगा, या तो लिनियर होगा या तो नॉन लिनियर होगा। जैसे मान लो CO2 लिए, तो CO2 क्या होता है, लिनियर होता है। CO2 लिनियर होगा, इसमें 3 एटम है। तो ये जब लिनियर होगा तो इसका 3 मोशन ट्रांसलेशनल में होगा, अगर लिनियर हुआ तो, और 2 मोशन कहां होगा, और ये तब हम लेंगे जब वो टेम्परेचर मेंशन करेगा तब। अगर नॉन लिनियर बोले, नॉन लिनियर, जैसे ले लो कोई सा भी एटम जो नॉन लिनियर हो, वाटर ले लो, वाटर तो हालांकि वेपर फेज में लेंगे तब तो बेंट होता है। तो उस केस में अगर वो नॉन लिनियर रहेगा तो 3 ट्रांसलेशनल होगा, और रोटेशनल कितना हो जाएगा,
तीन ही होगा, क्योंकि उस एक्सिस के अराउंड उसका जीरो नहीं होगा, वो नॉन लीनियर हो गया, और ये हम जीरो लेंगे, तो इस केस में कितना हो जाएगा 6। तो अब ये एफ का वैल्यू है, यानी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कुल मिला के वो कितने डायरेक्शन में अपना एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कितने डायरेक्शन में एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 3 डायरेक्शन में, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा 3/2 RT। कितने डायरेक्शन में एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है, 5 डायरेक्शन में, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा 5/2 RT। 5 डायरेक्शन में कर रहा है 5/2 RT, 6 डायरेक्शन में कर रहा है 6/2 RT। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से एनर्जी का कैलकुलेशन किया जाता है। और जब टेम्परेचर मेंशन करेगा तब लेंगे, ऐसे हम नेगलेक्ट मारते हैं, बताते हैं उसको। इतना समझ में आया? फॉर्मूला से ज्यादा बेटर ये रहेगा कि चीजें समझना है उसको, कि F/2 RT लिखने से काम नहीं चलेगा। F/2 RT का मतलब वो टोटल एनर्जी है, कितने कितने डायरेक्शन में जो वो अपना कंट्रीब्यूट किया है उसका डायरेक्शन टोटल एनर्जी है वो। तो ये जो F/2 RT लिखते हो, दिस वन इज ए टोटल एनर्जी, और ये बताता है कि वो मॉलिक्यूल्स या वो एटम कितने डायरेक्शन में अपना एनर्जी कंट्रीब्यूट किया है। तो 5 डायरेक्शन में किया है, और दिस वन इज ए एनर्जी ऑफ वन डायरेक्शन, ये एनर्जी एक डायरेक्शन का है। तो ये चीजें स्टेट ऑफ मैटर में भी था, लेकिन वहां पर बातें बताया नहीं जाता है कि जो हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं डायरेक्ट हम बोलते हैं 3/2 RT होता है, तो वो मोनोएटॉमिक के लिए होता है, और वहां पर 3 डायरेक्शन क्यों लिया जाता है, ये रोटेशन और वाइब्रेशन हटा दिया जाता है, क्योंकि मोनोएटॉमिक में रोटेशन नहीं काउंट होगा। मोनोएटॉमिक में रोटेशन काउंट नहीं होगा, वाइब्रेशन भी काउंट नहीं होगा जब तक टेम्परेचर मेंशन ना करे। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक के लिए एफ का वैल्यू क्या होगा, मोनोएटॉमिक के लिए एफ का वैल्यू, और डाइएटॉमिक के लिए और ट्राइएटॉमिक के लिए 5 और 6। अब हम बात करते हैं वाइब्रेशनल का, कि वाइब्रेशनल कब काउंट होगा। तो बताओ वाइब्रेशनल कब काउंट होता है, हाई टेम्परेचर पे। कितना काउंट होगा, कितना काउंट होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा नहीं है, ठीक है, मैं एक बार चेक करके बता दूंगा वाइब्रेशनल में कितना काउंट होगा, लेकिन क्वेश्चन अभी वाइब्रेशनल पे पूछता नहीं है, और पूछेगा भी तो लिख के देगा हाई टेम्परेचर। अब ये लिख लेना 3556। हाँ, अब वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेट करने में एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है। जब हाई हीट देते हैं तो वाइब्रेट करने लगता है, वाइब्रेशन की वजह से उसमें कंट्रीब्यूशन आएगा थोड़ा बहुत। अभी तो क्वेश्चन नहीं पूछा है ज्यादा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, एक चीज समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जिसको सी लिखना, हीट कैपेसिटी सी, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का डिफिनेशन ये होगा कि जैसे मान लो हमने m ग्राम का आइस का पीस है,
m ग्राम का आइस का पीस है, इसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए m ग्राम के लिए कितना इसको हीट देना पड़ेगा, कितना हीट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो लिखना रिक्वायर्ड हीट टू इंक्रीज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस of m gram object आगे लिखना हीट कैपेसिटी को हम लिखेंगे C से, कितना हीट दिया हमने m ग्राम के लिए, तो नीचे क्या हो जाएगा m और यहां क्या हो जाएगा होगा ना C इक्वल टू Q अपॉन m और डेल्टा T मतलब 1 ग्राम 1 डिग्री के लिए, तो लिखना C इक्वल टू Q अपॉन m डेल्टा T। अब यहां पर Q इक्वल टू लिखना, Q इक्वल टू कितना हमने हीट दिया m ग्राम के लिए और हमें कितना स्पेसिफिक हीट, ये क्या हो गया ये इसके लिए डिफाइन है इनटू डेल्टा टी, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा mc डेल्टा टी होगा ना, यानी हीट m ग्राम के लिए कितना डिग्री बढ़ाना है, अब 10 डिग्री बढ़ाना है तो इंटू 10 होना पड़ेगा उसको, तो ये हो जाएगा हीट कैपेसिटी C इक्वल टू, ये इसके लिए डिफाइन है, सही है ना। C क्या होगा, हाँ स्पेसिफिक, वही तो। नेक्स्ट लिखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नेक्स्ट लिखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें लिखना रिक्वायर्ड हीट टू इंक्रीज required heat to increase 1 degree Celsius temperature, 1 degree Celsius temperature of 1 gram object, it is represented by C. ऊपर वाला C कट करना, हीट कैपेसिटी को कट करना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C, ऊपर वाला C जो है हीट कैपेसिटी उसको कट करना, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफिनेशन क्या है, 1 ग्राम ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ा। अब जैसे मान लो यहां पर हमने ये m ग्राम का ऑब्जेक्ट है और हमने इसको हीट प्रोवाइड किया, तो स्पेसिफिक हीट कैसे निकालेंगे, कितना हमने हीट दिया और 1 ग्राम के लिए, तो m से क्या मारेंगे डिवाइड, और 1 डिग्री बढ़ाने के लिए तो मान लो 10 डिग्री बढ़ा होगा तो यहां डेल्टा टी से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ये किसके बराबर आएगा स्पेसिफिक हीट के बराबर आ जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे C। तो वहां जो हीट कैपेसिटी लिखे थे C उसको कट करना, यहां पर लिखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C है, यानी Q हीट दिया m ग्राम के लिए
यानी 1 ग्राम के लिए डिवाइड कर देंगे ना, मान लो m ग्राम को हमने हीट दिया तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। हमने 10 डिग्री बढ़ाया तो 1 डिग्री के लिए क्या होगा, डिवाइड करेंगे, होगा कि नहीं होगा। तो C इक्वल टू हो गया Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। ये हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो C इज ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। C क्या है, क्या बोल लो, ये वाला जो है स्पेस, ये हीट कैपेसिटी नहीं है, ये Q को हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ये C है, ये C स्पेसिफिक हीट है, उसमें चला गया था ना, ये तो Q से निकालेंगे ना, ये इसका जो तुम इसके पहले लिखे थे Q इक्वल टू, उसको ये वाला जो लिखे थे, ये वाला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आएगा। ये जो इससे पहले लिखे थे इसके हीट कैपेसिटी में वो नहीं है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है C इक्वल टू, ये जो Q निकालोगे ना वो हीट कैपेसिटी हो जाएगा, वो उसमें चला गया था। बता रहा हूं फिर से, पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझो, वो क्या हो गया, दोनों में मिक्स हो गया है। इधर पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझो, मान लो m ग्राम का ऑब्जेक्ट है, m ग्राम का ऑब्जेक्ट है और तुम इसको हीट दिए, आई से मान लो तुम इसको हीट दिए। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलता है कि 1 ग्राम ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए, हीट का रिक्वायरमेंट कितना है, उसी हीट को बोला जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा, उसी हीट को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब तुम नॉर्मली एलिमेंट्री मैथ वाला यहां पर दिमाग लगाओ। m ग्राम ऑब्जेक्ट को इतना हीट दिया गया और इसका डेल्टा टी यानी 10 डिग्री 15 डिग्री बढ़ाया गया होगा, तो m ग्राम ऑब्जेक्ट को Q हीट दिया गया तो डेल्टा टी इंक्रीज हुआ, यानी 10 डिग्री बढ़ा, 20 डिग्री बढ़ा, इतना बढ़ा। अब हमें स्पेसिफिक हीट का 1 ग्राम के लिए निकालना है, तो स्पेसिफिक हीट हम लिखेंगे C से, कितना हीट चाहिए 1 ग्राम के लिए। तो बताओ m ग्राम के लिए कितना हीट दिया था हमने, m ग्राम के लिए कितना हीट दिया था, m ग्राम के लिए Q दिया था, तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा, तो हीट हमने निकाल दिया 1 ग्राम के लिए। अब मान लो 10 डिग्री बढ़ा था तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए क्या होगा, कितना हीट देना पड़ेगा, अपॉन 10 करेंगे, या 15 डिग्री बढ़ा था तो इतना हमने हीट दिया था, तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट दिया होगा। यहां से समझो कि अगर मान लो 10 डिग्री बढ़ाने के लिए यहां हीट तुम 100 दिए, तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए तुम हीट कितना दिए होगे, 100 अपॉन। तो यहां पर अगर डेल्टा टी बढ़ाने के लिए तुम इतना अगर हीट दिए होगे तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हम यहां देंगे डेल्टा, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना हमने हीट दिया
और 1 ग्राम के लिए और 1 डिग्री के लिए, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, और हीट कैपेसिटी क्या होगा। अब जब यहां से हम Q लिखेंगे, Q इक्वल टू MC डेल्टा टी, ये हो जाएगा हीट कैपेसिटी, कितना उसको हमने हीट दिया, यानी m ग्राम को डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमने कितना उसको हीट दिया। ये किसी 1 ग्राम के लिए नहीं है, ये m ग्राम के लिए है। और ये क्या है, ये तो ये डिफाइन है। अब इसको ऐसे भी, अब हीट कैपेसिटी को ऐसे भी समझ सकते हो कि हीट कैपेसिटी अगर निकालना है तो मान लो 1 ग्राम ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए तुम कितना हीट दे रहे हो, ये है सी है। अब m ग्राम के लिए क्या होगा, अब डेल्टा टी बढ़ाना है तो क्या होगा, ये 1 ग्राम और 1 डिग्री के लिए डिफाइन है, और उसमें अगर m ग्राम के लिए निकालना है तो m से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा टी बढ़ाना डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो, जितना हीट लगेगा उसको हीट कैपेसिटी बोलेंगे। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, MC डेल्टा टी या MS डेल्टा टी होता है। समझ में आ गया। तो हीट कैपेसिटी जो है वो एक्सटेंसिव है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, इंटेंसिव। वो पर्टिकुलर 1 ग्राम के लिए 1 डिग्री सेल्सियस के लिए डिफाइन हो गया। अगर हमें इसको मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म लिखना होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर हीट कैपेसिटी को एस से लिखते हैं, एस तो लिखना मोलर हीट कैपेसिटी, सॉरी स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी। कैसे डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी को, m ग्राम था, 1 मोल के लिए 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना टेम्परेचर, कितना हीट की रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायर्ड हीट, इसको सिंबॉलिक में लिखना एस से रिप्रेजेंट करते हैं, रिक्वायर्ड हीट टू इंक्रीज, रिक्वायर्ड हीट टू इंक्रीज 1 मोल ऑब्जेक्ट and 1 degree temperature, 1 mole object and 1 degree temperature। हो जाएगा ना। अब इसमें डायरेक्ट लिखना, तो Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, MS डेल्टा टी, ये जो एस हो जाएगा स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा, MS डेल्टा टी, MS डेल्टा टी। अब इसको एक ग्राफ से बता रहा हूं मैं, अगर मान लो आइस को -10 डिग्री से लेके, आइस को -10 से लेके और 100 डिग्री तक इसको हीट किया गया, -10 से लेके 100 डिग्री तक इसको हीट किया गया, तो बताओ इसको कितना, m ग्राम का आइस है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया गया, तो बताओ इसको कितना हीट देना पड़ेगा, कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा। -10 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर हीट किया गया m ग्राम आइस को, या 100 ग्राम आइस मान लो,
तो कितना हीट देना पड़ेगा? क्या आएगा? तो अब ध्यान से समझो, ऐसा नहीं बनेगा, फिजिक्स में नहीं पढ़े सब। तो कितना आएगा इसका आंसर? तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाएंगे ना हम, पहले हम इसका ग्राफ देखते हैं। यहां एक्स एक्सिस पर हम हीट लेते हैं और यहां पर हम टेम्परेचर लेते हैं। अब ध्यान दो, पहले इधर -10 डिग्री सेल्सियस है। अब सोचो अगर आइस को हीट करोगे तो आइस को हीट, अब ध्यान से समझना इधर, मान लो यहां पर तुमने अगर आइस लिए, तो आइस को अगर हीट करना स्टार्ट किए तुम, तो आइस को हीट करते ही मेल्ट हो जाएगा? नहीं, अभी वो कितने डिग्री पे है? -10 डिग्री पे। तो जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा? पहला जो हीट यूज होगा वो किस में यूज होगा? टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज होगा। यानी वो -10 से कहां जाएगा? तो -10 से गया वो 0। यानी पहला जो हमने हीट यहां दिया Q1 मान लेते हैं, उस हीट का उसने यूज कहां किया? टेम्परेचर बढ़ाने में किया। -10 से कहां गया? 0 में। तो ये जो पहला वाला हीट यूज हुआ है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने में हुआ है। अभी आइस मेल्ट नहीं हुआ। जैसे ही 0 डिग्री पे पहुंचा होगा वैसे ही ये अब यहां से जैसे 0 डिग्री पे पहुंचा होगा ये आइस, अब यहां जो हम हीट देंगे, अब ये इस हीट का यूज कहां करेगा? उसको मेल्ट करने में। तो जब यहां हम हीट देंगे तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा? क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर जो हम हीट देंगे वो हीट का यूज यानी Q2 का यूज वो टेम्परेचर इंक्रीज में नहीं करेगा, स्टेट चेंज में करेगा। यानी वो सॉलिड से क्या बनेगा? सॉलिड से लिक्विड बनने में उसका यूज हो जाएगा। तो इस हीट को हम किस नाम से जानते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी इस हीट का यूज उसने टेम्परेचर को इंक्रीमेंट में नहीं किया, कहां किया? कहां यूज किया उसने? स्टेट को चेंज करने में, सॉलिड से लिक्विड आने में। अब यहां पर ये आइस पूरी तरह से कंप्लीट वाटर में, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। अब तुम जब इसको हीट करोगे तो इस हीट का यूज क्या करेगा? ये क्या करेगा? टेम्परेचर बढ़ाने में करेगा। यानी अभी 0 डिग्री पे है। अब 0 डिग्री से जब तुम हीट करोगे तो कहां लेके जाएगा? ये कहां लेके जाएगा? 100 डिग्री पे लेके जाएगा। तब तक इसका वेपोराइजेशन नहीं होगा जब तक ये 100 डिग्री नहीं हो जाए। यानी जो तुम यहां पर हीट दिए हो Q3, उस हीट का यूज क्या हुआ? टेम्परेचर को बढ़ाने में। अब यहां पर जब तुम टेम्परेचर 100 डिग्री पे ला दिए, अब जब तुम हीट करोगे तो कहां जाएगा? मान लो 110 डिग्री कर देते हैं, 100 डिग्री रहने दो। अब हीट करोगे तो क्या होगा? वेपर में बनेगा। यानी इस हीट का यूज कहां कहां करेगा? अब यहां वाटर से क्या लेके जाएगा? वो वेपर में। अब यहां से वाटर से लेके जाएगा वेपर में। तो यहां वाला जो तुम हीट दोगे Q4, उसका यूज टेम्परेचर इंक्रीमेंट में नहीं होगा। किसमें होगा? लिक्विड से वेपर में जाने में यूज करेगा। यानी ये लिक्विड से वेपर में जाने में उसका यूज करेगा। तो इस हीट को हम किस नाम से जानेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ये पूरी तरह से कंप्लीट वेपर बन गया है। अब वेपर जब बन गया है तो मान लो 110 डिग्री तक लेके गया यहाँ 110 मान लेते हैं। तो अब इसका यूज है तो वेपर बनने में हो रहा है और ये कंटिन्यू इंक्रीज होता चला जाएगा टेम्परेचर। यानी Q5 का वैल्यू हमने यूज किया है टेम्परेचर को बढ़ाने में, अब तो होगा नहीं। अब यहां से हम -10 से लेके गए कहां तक? 110 डिग्री तक।
अब हमें इसमें हीट का कैलकुलेशन करना कि कितना कितना हीट लगा और m ग्राम का आइस है, तो अब हम हीट का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूं Q1। Q1 क्या लिखेंगे? Q1 हीट कितना रिक्वायर्ड होगा? एम एस बोलो या सी बोलो, ठीक है, एम एस डेल्टा टी, वो वैल्यू दिया रहेगा, एस का या तो सी का वैल्यू गिवन रहेगा। तो Q1 का वैल्यू हो जाएगा, एम ग्राम का ऑब्जेक्ट है एस, और डेल्टा टी के बदले क्या आएगा? क्या आएगा? 10 आएगा यहां, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेकेंड Q2 का वैल्यू क्या होगा लैटेंट हीट का? m इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मैं तुम्हें यहां पर वैल्यू लिख दे रहा हूं, जो आइस का वैल्यू होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 होता है, और वाटर का जो होता है वो होता है 540। और यहां पर आइस का होगा एस का वैल्यू 0.5, और वाटर का जो वैल्यू होता है एस के लिए 1 होता है, और वेपर के लिए एस का वैल्यू 1 होगा। ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आइस के लिए एस का वैल्यू 0.1 0.5 होगा, वाटर के लिए एस का वैल्यू 1 होगा, और वेपर के लिए एस का वैल्यू 1 होगा। आइस के लिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 होता है, और वाटर के लिए 540 होगा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यही डेटा है ना? किसका? किसमें? तो 1 मान लो उसको। तो Q2 कैसे निकालेंगे? यहां लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो फ्यूजन का वैल्यू हो गया क्या? ये 80। Q3 कैसे निकालेंगे? एम एस डेल्टा टी। अब बताओ डेल्टा टी क्या होगा? यहां पे 0 से कहां गया है? 100, तो यहां 100 पुट करेंगे। अब Q4 का वैल्यू क्या होगा? ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 का वैल्यू क्या होगा? M इंटू एल। यहां पर क्या होगा? वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन में क्या वैल्यू लेंगे? 540। अब Q5 का वैल्यू क्या होगा? एम एस डेल्टा, सॉरी डेल्टा टी। तो वेपोराइजेशन में इसका वैल्यू 1 लिया करें, तो जितना 100 डिग्री से 110 तक लेके गया, यहां 110 डिग्री है। यहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस 10 आएगा। यहां पर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं निकाल रहे, हीट कैपेसिटी निकाल रहे हैं, तो एमएस डेल्टा टी लिखेंगे। फिजिक्स में ही पढ़े ना? इस टाइप का क्वेश्चन केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं आता, बस बेसिक टर्म के लिए बता रहा हूं, ज्यादा ये सब फिजिक्स में आते हैं। लिख नहीं रहे हो क्या ग्राफ? ग्राफ बना लिए? रफ पे फिजिक्स में एस और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, पढ़ नहीं रहा, पहले नहीं करा था बात करता पहले से सिर्फ फिजिक्स में ये स्पेसिफिक सबके टर्म्स सी है, कैपिटल सी है और एस है। इसमें स्मॉल आपने बोला कि
एस है, सी है और स्पेसिफिक का अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होगा, जब अलग अलग टर्म्स होता है तो वैल्यू दिया रहेगा ना। वैसे तो पता नहीं, एक फार्मूला जो याद करने में है, मतलब तो मैं फिजिक्स में क्या याद किए? फिजिक्स में स्पेसिफिक हीट के लिए स्मॉल सी दिया है, हाँ और मोलर स्पेसिफिक के लिए कैपिटल सी दिया है। अच्छा, और इसमें आपने बोला एस है, एस होता है, बड़ा सी है, और इसमें एस है। वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम में क्या है देखो, मैंने लाया नहीं यार, इसमें तो वॉल्यूम में क्या है, सी है कि एस है? तो उसमें क्या करना है, उसमें कंफ्यूज करना, सी हो या एस हो, तो वैल्यू गिवन होगा। देखो एक बार वॉल्यूम में क्या दिया है, सी दिया है कि एस दिया है? अगर हीट कैपेसिटी हमसे पूछा जाए, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो लिख लो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको फिजिक्स से मत मैच करवाओ, हीट कैपेसिटी एट, अभी तक जितना बार थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया गया है उसमें पहले केमिस्ट्री में पढ़ते थे, तब फिजिक्स से पढ़ते, इसलिए कंफ्यूज नहीं होते थे कोई। पहला बार ऐसा देख रहा हूं कि फिजिक्स पहले हो गया है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो लिख लो Q इक्वल टू mCp डेल्टा टी। तुम फिजिक्स में सी यूज कर रहे हो, सी यूज करो, एस मत यूज करो। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पर क्यू क्या हो जाएगा, mCp डेल्टा टी। और नेक्स्ट लिखना एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी Q इक्वल टू mCv डेल्टा टी। अब फिजिक्स में इसका पूरा डेरिवेशन वगैरह पढ़े होगे, पढ़े ना, केमिस्ट्री में नहीं, डायरेक्ट हमें पढ़ना है। तो Q इक्वल टू mCv डेल्टा टी। अब नेक्स्ट लिख लेना Cp अपॉन Cv क्या होता है, गामा, पॉइजन रेशियो ना। Cp अपॉन Cv क्या होगा, गामा, पॉइजन रेशियो। और Cp माइनस Cv आर, लिख लो Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। ये फिजिक्स में पढ़ोगे पूरा इसको डिटेल में कि ये कैसे निकाला जाता है, केमिस्ट्री पूरा डिटेल नहीं है। अब जैसे फिजिक्स में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं, यहां पर वो चीज डिटेल में, इसको केमिस्ट्री से मैच मत करवाओ। हाँ अब लिखो साइन ऑफ वर्क, साइन ऑफ हीट एंड 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 वर्क। तो पहला पॉइंट लिखना, इफ सिस्टम विल बी एब्जॉर्ब हीट, इफ सिस्टम विल बी एब्जॉर्ब हीट, if system will be absorb heat, if system will be absorb heat, then Q will be positive, then Q will be positive. If system will be release energy या heat, if system will be release heat, then Q will be negative. If system will be release energy या heat, Q will be negative. अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वर्क, वर्क का साइन क्या है,
तो बताओ वर्क का साइन फिजिक्स में क्या पढ़े? अगर मैं बोलूं कि वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? फिजिक्स में नेगेटिव। तुम लोग क्या पढ़े अभी तक? नेगेटिव होगा। अब केमिस्ट्री में उल्टा होता है। अब तुम्हें मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं कैसे करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये हमारा सिस्टम है और ये है सिस्टम और ये है सराउंडिंग। तो ध्यान से समझना है। यहाँ पे केमिस्ट्री में सराउंडिंग हम है, केमिस्ट्री में सराउंडिंग अपने आप को मानना है। अगर ये सराउंडिंग इस पे वर्क करेगा, यानी ये सिस्टम नीचे जाएगा, यानी हम है सराउंडिंग और सामने वाला सिस्टम, हमने उसको धक्का दिया वो पीछे गया, तो हमने उस पर वर्क किया, तो ये वर्क पॉजिटिव कहलाएगा। अगर हम पीछे जा रहे हैं तो वर्क क्या होगा? निगेटिव। और वही फिजिक्स में सिस्टम अपने आप को मानता है। तो अगर हम यहां पर बोले कि सराउंडिंग हम है, तो याद रखना केमिस्ट्री में सराउंडिंग हम है, अपने आप को सराउंडिंग मानना है। तो अगर हम बोले कि वर्क ऑन द सिस्टम, तो क्या बोलोगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? वही फिजिक्स में नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां उल्टा बोलना है, ठीक है। अगर बोला जाए वर्क ऑन दी सराउंडिंग, वर्क ऑन दी सराउंडिंग क्या होगा? नेगेटिव। अगर बोला जाए कि वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन अगर होगा तो वर्क क्या होगा? अगर कंप्रेशन होगा तो वर्क क्या होगा? कंप्रेशन अगर हुआ तो वर्क पॉजिटिव होगा, क्योंकि सराउंडिंग हम है, बस इतना ध्यान में रखना। तो इसको वर्क को फिजिक्स से मत रिलेट कर देना। साइन कन्वे वो माना गया है, एक को सिस्टम माना गया, एक को सराउंडिंग माना गया। फिजिक्स बोलता है सिस्टम हम है और केमिस्ट्री बोलता है सराउंडिंग हम है। ये फिजिक्स से मत रिलेट को, बिल्कुल जो चीजें पढ़ा रहा हूं उसको क्लियर कर यहीं पर रखो, उसको फिजिक्स से मत रिलेट कर दो। मेरे को भी कंफ्यूज करोगे, कुछ भी कंफ्यूज हो। जो केमिस्ट्री में, वो केमिस्ट्री में, वहां पर कैपिटल सी दिया है, स्मॉल सी दिया है, एस नहीं दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में टर्मिनोलॉजी हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्क। अब वर्क जो पढ़ेंगे वो रिवर्सिबल के लिए और इरिवर्सिबल दोनों के लिए पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो, वर्क फॉर डिफरेंट प्रोसेस, वर्क फॉर डिफरेंट प्रोसेस। अब जो तुम फिजिक्स में पढ़ते होगे वर्क, उसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आता था क्या? यहां पर हमें डिटेल में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए पढ़ना है। एडियाबेटिक के लिए वर्क पढ़े तो केमिस्ट्री में ज्यादा एडियाबेटिक के लिए नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लिखवाएंगे। क्या होता है फार्मूला वर्क के लिए, एडियाबेटिक के लिए? अच्छा मान लो एक ऑब्जेक्ट को एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया जा रहा है, तो वो सिस्टम कूल होगा या हीट होगा? अगर एक सिस्टम को एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया जा रहा है, मतलब उसके अंदर गैस भरा हुआ है, एक्सपेंशन हो रहा है और एडियाबेटिकली हो रहा है, तो बताओ वो सिस्टम हीट होगा या कूल होगा? इस बार जेई का क्वेश्चन है, ये मेंस में आया हुआ है। कूल होगा या हीट होगा? क्यों, कैसे? ये पढ़े डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, हो सकता है सिंबल अलग हो। डेल्टा यू पढ़े, डेल्टा ई पढ़े, तो कहीं कहीं डेल्टा ई भी लिखता है। अब जब
एडियाबेटिकली होगा तो क्यू क्या होगा 0, और वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा, एक्सपेंशन हो रहा है नेगेटिव, एक्सपेंशन होगा तो नेगेटिव होगा, तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या हुआ, नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, और डेल्टा यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, इंटरनल एनर्जी करता है ना, नहीं करता है, तो अगर ये नेगेटिव आने का मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से घटता है, ये नेगेटिव आने का मतलब टेम्परेचर क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, जब टेम्परेचर कम हुआ तो क्या हुआ होगा, कूलिंग हुआ होगा। तो ये सब चीजें फिजिक्स से मत ऐड करना है,